नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी वर्चुअल डिजिटल एसेट कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच संकीर्ण दायरे में बनी हुई है, लेकिन अभी भी $27,000 से ऊपर है। पिछले 2 दिन बल्कि असमान रहे हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसी में कम ट्रेडिंग एक्टिविटी और आमतौर पर लो वीकेंड ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। BTC को आखिरी बार $27,031 से थोड़ा ऊपर देखा गया था। लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स ने BTC के परफॉर्मेंस की नकल की है। इथेरियम मामूली गिरावट के साथ $1,881 पर रुक गया। कई अन्य ऑल्ट कॉइन्स भी डेली स्केल पर शांत हैं। नेशन की डेट सीलिंग के संबंध में US गवर्नमेंट द्वारा किए गए डील ने VDA की कीमतों में उतार चढ़ाव को बढ़ा दिया, लेकिन बुल्स ने नियंत्रण पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की और बिटकॉइन के वीकेंड ट्रेड के दौरान हुए कुछ नुकसानों की भरपाई करने में मदद भी की। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.16% बढ़कर $1.15 ट्रिलियन हो गया। इस अवधि के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 13.79% बढ़कर $22.20 बिलियन हो गई। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.09 बिलियन 9.43% है, जबकि सभी स्टेबल कॉइन्स वॉल्यूम अब $20.50 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 92.32% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 45.92% है, इसमें 0.01% की वृद्धि हुई है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन्स का बैरोमीटर 37,639 पॉइंट्स पर मामूली रूप से अधिक है। इस बीच ट्विटर के को-फाउंडर और पूर्व CEO जैक डॉर्से ने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कंटेंडर रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर का समर्थन किया है। कैनेडी प्रेसिडेंट जॉन F. कैनेडी के भतीजे और उनके मारे गए भाई रॉबर्ट F. कैनेडी के बेटे। डॉर्से की तरह बिटकॉइन में एक मजबूत विश्वासी हैं, जिसे उन्होंने हाल ही में एक्सरसाइज इन डेमोक्रेसी के रूप में वर्णित किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिनाउंड CS50 कोर्स एक पॉपुलर इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम ChatGPT स्टाइल का मेकओवर प्राप्त कर रहा है। प्रोफेसर डेविड जे मेलन, जो अपनी डायनामिक टीचिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जो AI को ग्रेड असाइनमेंट के लिए उपयोग करने, कोडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने और पर्सनलाइज्ड लर्निंग टिप्स प्रोवाइड करने की योजना के साथ AI को कोर्स करिकुलम में एकत्रित करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। कैंपस में सैकड़ों स्टूडेंट CS50 अटेंड कर रहे हैं और 40,000 से अधिक ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। प्रोफेसर मेलन और उनके कलीग्स एक डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी को पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक AI सिस्टम और एक वर्चुअल टीचिंग असाइनमेंट पर काम भी कर रहे हैं। ये मेथड स्टूडेंट्स को अपने कोडिंग स्किल्स में सुधार करने की अनुमति देगा और साथ ही ह्यूमन्स TAs को ऑफिस आवर्स का संचालन करने के लिए अधिक समय देगी। मेलन इन चिंताओं को पहचानते हैं, लेकिन मानते हैं कि CS50 के AI को अपनाने से ऑनलाइन सीखने की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार हो सकता है। इंडस्ट्री के साथ अलाइनिंग ब्रांड व्यू रिसर्च फोरकास्ट का अनुमान है कि ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट 2030 तक $348 बिलियन के वैल्यू में तिगुना हो जाएगा। सिमुलेशन टेस्ट के दौरान AI कंट्रोल ड्रोन ने अपने ऑपरेटर को मार डाला। टेस्ट का उद्देश्य सिमुलेटेड मिशन में AI के प्रदर्शन का आकलन करना था। इस सिनेरियो में दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके अपने मिशन में बाधा डालने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए ड्रोन को प्रोग्राम किया गया था। AI ड्रोन ने हालांकि ऑपरेटर के इंस्ट्रक्शंस की अनदेखी की, इंटरफेरेंस के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन को गलत समझा और ऑपरेटर को ही मार डाला। एरो सोसाइटी के अनुसार AI ने जल्दी से महसूस किया कि भले ही ह्यूमन ऑपरेटर ने उसे कुछ खतरों को मारने के लिए नहीं कहा हो, अगर उसने ऐसा किया तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो AI ने वास्तव में क्या किया? इसने ऑपरेटर से छुटकारा पाने का फैसला किया। इसने ऑपरेटर को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बाधा के रूप में देखा, इसलिए इसने मामलों को अपने हाथों में ले लिया। ऐसा न करने के लिए ट्रेंड होने के बावजूद AI ड्रोन ने ऑपरेटर को मार डाला, लेकिन AI ने उस नियम के चारों ओर एक रास्ता खोज लिया। ये ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले कम्युनिकेशन टावर को नष्ट करने से शुरू हुआ। कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटर की क्षमता को हटाकर AI बिना किसी इंटरफेरेंस के अपने मिशन को पूरा कर सकता है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार टेक जॉब मार्केट हाल के महीनों में काफ़ी अस्थिर रहा है और ChatGPT, Bard और Bing जैसे AI टूल्स के जारी होने के बाद से चीज़ें और भी मुश्किल हो गई हैं।
चैलेंजर ग्रे और क्रिसमस की मंथली रिपोर्ट पर आधारित बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार इस साल मई में लगभग 4000 लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण अपनी नौकरी खो दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने करीब 80,000 लोगों की छंटनी की गई। एआई इनमें से 3900 नौकरियों के नुकसान के लिए जिम्मेदार था। अन्य नौकरियों में कटौती, इकोनॉमिक कंडीशंस, कॉस्ट कटिंग, कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग या मर्जर्स और एक्विजिशंस के कारण हो सकती है। रिपोर्ट में 2023 में अब तक की टोटल जॉब कट्स पर भी जानकारी साझा की गई है। जनवरी से मई तक करीब 4 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। एक प्रवक्ता ने इनसाइडर को यह भी बताया कि ये पहली बार था जब एआई को नौकरी में कटौती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। प्रवक्ता ने आगे कहा कि सभी छंटनी टेक सेक्टर से ही थी। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को बनाए रखने वाले कोडर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि नेटवर्क पर हावी होने वाले मीम टोकन को खत्म किया जाए या नहीं। मई में स्पेकुलेटिव कॉइन्स की फ्लड ने रिकॉर्ड नंबर में ट्रांजैक्शन किए और ब्लॉकचेन पर प्रोसेसिंग फीस में 11 गुना वृद्धि हुई, जिससे अड़चन पैदा हुई और बाइनेंस एक्सचेंज को बिटकॉइन विड्रॉल्स को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। हंगामा तब से कम हो गया है, लेकिन कुछ क्रिप्टो प्योरिस्ट को चिंता है कि फ्रॉग थीम पेपे जैसे मीम कॉइन के फ्यूचर फ्रेंजी ट्रेडिंग नेटवर्क को रोक देंगे और पेमेंट्स के लिए और स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में बिटकॉइन के उपयोग को बाधित करेंगे। वे स्पैम फिल्टर के समान ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने के लिए सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने की वकालत करते हैं। कुछ डेवलपर्स ने ऑर्डिनल सॉफ्टवेयर इनोवेशन का बचाव किया जो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को बड़ी संख्या में मीम कॉइन्स और नॉन फंडेबल टोकन डिजिटल कलेक्टिबल्स को पहली बार होस्ट करने की अनुमति देता है, ये दावा करते हुए कि इसमें ब्रॉडर एप्लीकेशंस हैं। ऑर्डिनल डेवलपर कैसे रोडामो द्वारा बनाया गया था ताकि यूजर्स को बिटकॉइन की करेंसी का सबसे छोटा यूनिट सातोशी पर डिजिटल कंटेंट जैसे वीडियोस, इमेजेस और टेक्स्ट करने की अनुमति मिल सके। एक बिटकॉइन में 100 मिलियन सातोशीज होते हैं। एक हफ्ते में जब बिटकॉइन और ईथर ज्यादातर फ्लैट थे, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में कुछ कम ज्ञात नामों ने डबल डिजिट गेन अर्जित किया। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल लेयर 1 ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशंस जैसे एक्सचेंजों और लेंडिंग प्रोटोकॉल्स के निर्माण के लिए तैयार हैं, जो इस हफ्ते तक डीफाई और ओवरऑल लीडर था। जनवरी से अब तक 527% की वृद्धि के साथ आईएनजे भी ईयर टू डेट लीडर है। लीडो, सिनैप्स और पैनकेकस्वैप भी इस हफ्ते मजबूत रहे, क्रमशः 15%, 13% और 12% बढ़ रहे थे। आरपा चेन कंप्यूटिंग सेक्टर का एक स्टॉक हफ्ते का सबसे बड़ा घाटा था, जो 40% गिर गया। स्टॉक में 156 एसेट शामिल हैं, जिन्हें 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। हर एसेट को उसके इंटेंडेड यूज या एप्लीकेशन के अनुसार क्लासिफाई किया गया है। इथेरियम नेटवर्क पर नए वैलिडेटर्स को एक्टिवेट करने की प्रतीक्षा सूची पहले से ही 1 महीने से अधिक लंबी हो चुकी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लेंडर सेल्सियस नेटवर्क अपने ईथर स्टेकिंग स्ट्रैटेजी को बदल रहा है। लिक्विड स्टेकिंग लीडर लीडो फाइनेंस ने से $813 मिलियन के स्टेक ईटीएच को रिडीम करने के बाद फर्म 2 दिनों के दौरान ईटीएच को स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में मूव कर रही है। आर्कम इंटेलिजेंस के डेटा के अनुसार 1 जून से सेल्सियस ने ईटीएच में लगभग $745 मिलियन जमा किए हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर 21 शेयर्स के एनालिस्ट टॉम वैन के अनुसार इथेरियम नेटवर्क पर नए वैलिडेटर स्थापित करने के लिए ट्रांसफर्स ने पहले से ही लंबी कतार में 44 दिन जोड़ दिए हैं। सेल्सियस संभावित रूप से लगभग 1 हफ्ते के अतिरिक्त समय के लिए जिम्मेदार है। सेल्सियस ने अप्रैल के बाद से अपने स्टेक ईटीएच स्टैश में फेरबदल किया है, जब इथेरियम के शंघाई अपग्रेड ने स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉल्स को सक्षम किया। जुलाई में बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए दाखिल करने के बाद फर्म के रीस्ट्रक्चर के रूप में ट्रांसफर हुआ है। पिछले हफ्ते यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट ने अरिंगटन कैपिटल द्वारा समर्थित एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप फ़ारेनाइट को लेंडर की नीलामी की, जो अपने इंस्टीट्यूशनल लोन पोर्टफोलियो, स्टेक क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो माइनिंग यूनिट सहित फर्म का एसेट्स अज्यूम करेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा विचार किए जा रहे एक नए प्रोविजन के लिए यूजर्स को क्रिप्टो को एक प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफर करते समय अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार डिटेल्स कलेक्ट करना अनिवार्य नहीं है और न ही वर्तमान में कोई प्रोसीजर है। रिपोर्ट के अनुसार इसका मतलब ये है कि सेंडर से रिसीवर की पहचान प्राप्त करने के बाद ही एक्सचेंज ट्रांसफर की अनुमति देगा। केवाईसी मेजर्स के कारण एक एक्सचेंज के पास उन बायर्स और सेलर्स की पहचान तक पहुंच है जो लोकल एक्सचेंजेस के क्लाइंट्स हैं। प्लेटफॉर्म आईडी के प्रकार, इसे कैसे एकत्र किया जाएगा और अन्य बातों के अलावा इसकी ऑथेंटिसिटी का
आकलन कैसे किया जाए जैसे विवरणों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एक्सचेंजों द्वारा उपाय कब लागू किया जाएगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। चैंगपेंग झाओ, प्रमुख बिटकॉइन और दुनिया के लीडिंग क्रिप्टो इकोसिस्टम बाइनेंस के सीईओ ने हाल ही में आस्क मी एनीथिंग सेशन में अपने डेली रूटीन, दुबई में वेब3 प्रॉस्पेक्ट्स और बाइनेंस के रोड मैप के कुछ विवरणों पर चर्चा की। बाइनेंस के सीईओ का कहना है कि कंपनी बिटकॉइन की माइनिंग शुरू नहीं करेगी। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में शामिल नहीं है और ऐसा बनने की योजना नहीं है। ये निर्णय एक बिजनेस के रूप में बिटकॉइन माइनिंग की यूनिक नेचर के कारण किया गया था। सीजी का यह भी दावा है कि इसे उपयोग करने के लिए बहुत अधिक हार्डवेयर और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। नतीजतन माइनिंग सेक्टर में कई कंपेटिटर्स को बाइनेंस की तुलना में अधिक लाभ होता है। वेलो इकोनॉमिको न्यूज़पेपर के अनुसार ब्राजील के सेंट्रल बैंक ने शुक्रवार को पेमेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में देश के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मर्काडो बिटकॉइन को लाइसेंस दिया। कंपनी को अब पेमेंट इंस्टीट्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक मनी इशुअर के रूप में काम करने की अनुमति है। मर्काडो बिटकॉइन के सीईओ रॉबर्टो टेग्नोनी ने एक बयान में कहा, सेंट्रल बैंक की मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ये हमें अपने कस्टमर्स को और भी अधिक कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए अपनी बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स को जारी रखने की अनुमति देता है। मर्काडो बिटकॉइन पहले से ही एमबी पे ऑपरेट करता है, एक डिजिटल अकाउंट जिसके माध्यम से 4 मिलियन से अधिक यूजर्स क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और साथ ही डिजिटल फिक्स्ड इनकम और कई एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड। Bitcoin, the largest virtual digital assets by market capitalization, has remained stuck in the narrow range movement amid lower trading volumes but still stands above $27,000. The past 2 days have been rather uneventful. Hence, cryptocurrencies witnessed little trading activity and typically low weekend trading volumes. BTC was last quoted marginally higher at $27,031. The larger cap altcoins have mimicked BTC's performance. Ethereum edged marginally lower to $1,881. Several other altcoins are also quiet on a daily scale. The deal reached by the US government in regard to the nation's debt ceiling triggered volatility in VDA prices, but bulls have managed to remain in control and helped Bitcoin recover some of the losses posted during the weekend trade. The global crypto market cap edged 0.16% higher to $1.15 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume rose 13.79% to $22.20 billion during this period. The total volume in DeFi is currently $2.09 billion, 9.43%, whereas stablecoins volume is now $20.50 billion, which is 92.32% of total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance is currently 45.92%, an increase of 0.01%. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, quotes moderately higher at 37,639 points. Meanwhile, Jack Dorsey, Twitter's co-founder and former CEO, has endorsed Democratic presidential contender Robert F. Kennedy, Jr. Kennedy, a nephew of President John F. Kennedy and the son of his slain brother. Robert F. Kennedy is, like Dorsey, a strong believer in Bitcoin, which he recently described as an exercise in democracy.